हेलो एंड वेलकम टू एडुटेनमेंट क्लासेस ऑफ कॉमर्स। मैं प्रज्ञा अग्रवाल, बीकॉम एमकॉम बीएड एमबीए नेट एंड जेआरएफ एंड सून टू बी डॉक्टर कम प्रोफेसर। सो हम लेके आए हैं आपके लिए एक वर्ड ऑफ कॉमर्स मीन्स ईच एंड एवरी सब्जेक्ट एंड टॉपिक ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। जैसे कि हम जानते हैं कि आज का कॉम्पिटिशन ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। इंस्टेड ऑफ दैट लॉन्ग एंड सब्जेक्टिव आंसर्स वी हैव टू फोकस ऑन द क्रिस्प नोट्स, short details and short tricks to remember each and every topic in a detailed basis. So let's move on the today's topic, that is definition and meaning of accounting, that has to be taken from the chapter 1 of accounting book of class 11th. So पहले तो हम ये समझेंगे that what is accounting. Accounting की अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम अपने सारे फाइनेंशियल टर्म्स को रिकॉर्ड करते हैं। फाइनेंशियल टर्म्स मीन्स जिसमें हमारी मॉनेटरी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, दैट इज मनी। तो ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन, ऐसा कोई भी लेन देन, एक्सचेंज जिसमें हमारी मनी इन्वॉल्व हो रही है, दैट कम्स इनटू एन अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग में बात करते हैं, दैट इज रिकॉर्डिंग की। जितने भी आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उन सब को हम एक ही ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद हम उन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। मींस जैसे कि आप अपने डेली बेसिस के जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो आपने एक जगह पे इकट्ठा कर लिए। फॉर एग्जाम्पल्स, आज आपने परचेज किया गुड्स का वर्थ ₹10,000, आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया। आपने आज सेल की 50,000 की, उसको रिकॉर्ड कर लिया। किसी को आपने सैलरी पे किया, किसी को आपने वेजेस पे किया। आप कुछ ट्रांसपोर्टेशन से गुड्स मंगवा रहे हो, उसका कन्वेंस का जितने भी खर्चे वगैरह हो रहे हैं, ठीक है, ये सब कुछ आपने एक जगह पे रिकॉर्ड कर लिया। अब इसके बाद हम उन्हीं डेटा को क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज का मतलब है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हमने रिकॉर्ड किए हैं एक जगह पे, वो रॉ फॉर्म में है, उसको हम प्रॉपर अरेंज करेंगे एक एक अकाउंट में। फॉर एग्जाम्पल, हमने बना लिया एक परचेज का अकाउंट, ओके, एक सेल्स का अकाउंट। जितने भी हमने परचेज किए हैं वो सारे हमने परचेज अकाउंट में डाल दिए, जितने भी हमने सेल्स किए हैं वो सारे सेल्स में डाल दिया, जो भी हमारे डेली के एक्सपेंसेस हैं वो सारे हमने एक्सपेंसेस पे डाल दिए, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। मीन्स कि एक अलग अलग अकाउंट में उन सारे ट्रांजैक्शंस को डिफरेंशिएट करते हुए उन सारे अकाउंट्स में कैटेगराइज कर देने को कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। उसके बाद हम इन्हीं डेटा को समराइज करते हैं। समराइज करने का मतलब होता है कि आप एक जगह पे देख रहे हो कि आपके अकाउंटिंग बैलेंसेस है कि नहीं। अकाउंट बैलेंस होने का मतलब है कि आपका जो लेन देन है, लेन देन कि आपने कितने पैसे रिसीव किए, एंड देन मतलब आपने कितने पैसे पे किए। तो ये सारी चीज़ों को जब हम बैलेंस करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बिजनेस में हर कुछ बैलेंस होना चाहिए। इसको लेन देन को हम डेबिट एंड क्रेडिट के नाम से भी जानते हैं, बट वो अब क्योंकि हम आगे यूज़ करेंगे इसलिए हम ये वर्ड अभी यूज़ नहीं करते हैं। हम अभी बात करते हैं रिसीप्ट्स एंड पेमेंट की। तो हमारे रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स एक जगह पे बैलेंस किए जाते हैं, उसको हम कहते हैं समराइज करना। एंड एट द एंड हम उन डेटा को एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने का मतलब है कि हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे कि आप बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे हम ये चेक करते हैं कि भाई हमने ये जितना भी बिजनेस किया है, जितने भी ट्रांजेक्शन्स किए हैं, इनसे कितना प्रॉफिट हो रहा है या फिर कितना लॉस हो रहा है, ओके। तो ये चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए हम फाइनेंशियल अकाउंट बनाते हैं। एक और चीज़ है फाइनेंशियल अकाउंट में बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या करती है, हमारी सारी चीज़ों को बैलेंस करके दिखा देती है, जैसे कि हमने समराइज में बोला ना, लाइक दैट ओनली। तो लास्ट में हमने एनालिसिस कर लिया, एनालिसिस में हमने बना लिया अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके बाद हम क्या करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे। इंटरप्रिटेशन करने का मतलब है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि हम प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करेंगे, हमारे बिजनेस में कितनी एसेट्स हैं उसको कैलकुलेट करेंगे, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, मतलब लाइबिलिटीज़ मतलब जो हमें लोगों को पैसे हमने उधार लिए हैं और हमें पे करने हैं। एसेट्स मतलब जो हमारे पास संपत्तियां हैं, दैट इज प्रॉपर्टी लाइक कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इन्वेंट्री, डेटर्स, ये सारे हमारे एसेट्स हो गए। तो उन्हीं चीज़ों को बैलेंस करते हुए हम क्या करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे। इंटरप्रिटेशन करने के बाद कुछ हमारे इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं जिनको हमें ये सारी चीज़ें कम्युनिकेट करनी होती है। कम्युनिकेशन इज द लास्ट प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज
कि जो भी हमारे इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, जिसके अंदर इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स आते हैं, तो इन दोनों ही इंटरेस्टेड पार्टीज का मतलब यहाँ पे ये है कि कुछ ऐसे लोग जो हमारे बिजनेस से अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, जिनके हमारे प्रॉफिट एंड लॉस से अफेक्ट हो रहा है, जिनका अकाउंट्स भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस से अफेक्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने बात की या हमारे इन्वेस्टर्स की, मतलब कुछ ऐसे लोग जो कि हमारे बिजनेस में अपने पैसों को इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनका पूरा राइट बनता है कि वो हमारी बैलेंस शीट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करें, क्योंकि हमारे ही प्रॉफिट के अकॉर्डिंग उनको भी अपना प्रॉफिट मिलता है। द नेक्स्ट वन, फॉर एग्जाम्पल सप्लायर्स जिन्होंने हमें क्रेडिट पे अपना सामान सेल किया हुआ है, तो भाई अगर हमारे पास कैश नहीं होगा तो हम कल को उनका पैसा कैसे लौटाएंगे, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करेंगे। ओके, द नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट। जैसे कि हम सबको पता है कि जो भी हम पैसे अर्न करते हैं उसका हमें कुछ पार्ट एज अ टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता है, तो गवर्नमेंट जब हमसे टैक्स लेगी तो वो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करेगी, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो ये कुछ इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं जिनको हमें अपने पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कम्युनिकेट करना ज़रूरी होता है। हेंस अकाउंटिंग की हम बात कर रहे थे, तो अकाउंटिंग अब समझ में आया कि क्या होता है। अकाउंटिंग इज अ प्रोसीजर एक्चुअली में, ठीक है, जिसमें हम एक पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं रिकॉर्डिंग से लेकर कम्युनिकेशन तक। सो द फर्स्ट वन इज रिकॉर्डिंग, द नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजिंग, देन समराइजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अब आते हैं हम अपने डेफिनेशंस में, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हो कॉम्पिटिशन्स की तो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे डेफिनेशंस के राइटर्स के। मेनली अगर मैं बात करूं कि टीजीटी और पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप नेट एंड जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इन सब के लिए ज़रूरी है कि आपको डेफिनेशंस के राइटर्स तैयार होने चाहिए। ओके, तो सबसे वाइडली यूज होने वाली डेफिनेशंस है हमारी, जो कि दी हुई है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंटिंग। हियर द डेफिनेशन इज अकाउंटिंग इज एन आर्ट of recording, classifying and summarizing in a significant manner in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof. ये जो भी हमने प्रोसेस अभी एक्सप्लेन किया आप लोग को, वो सारे इसमें यूज हो रहे हैं। द फर्स्ट वन इज रिकॉर्डिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद हम उनको क्लासीफाई करते हैं, मींस कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देते हैं कि जितने भी परचेज हैं वो एक तरफ, सेल्स एक तरफ, एक्सपेंसेस एक तरफ, जितने भी हमने इनकम अर्न किया है वो एक तरफ, ठीक है। तो ये हो गया क्लासीफाई करना। द नेक्स्ट वन इज समराइज। समराइज में हम बैलेंस करते हैं कि हमने जो भी रिसीव किया है एंड पेमेंट किया है वो बैलेंस्ड है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि हम रिसीव कर रहे हैं सिर्फ 500 रुपये और पेमेंट कर रहे हैं 700 का, तो ऐसा तो 200 रुपये हम लॉस में आ गए ना, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। जनरली बोला जाता है कि भाई रिसीप हमेशा पेमेंट से बड़े होने चाहिए, बट हमारे अकाउंटिंग में दोनों बैलेंस चलते हैं। ओके, तो हमने क्या किया, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी। जो भी ट्रांजेक्शन्स आप रिकॉर्ड करोगे वो मनी टर्म्स में ही रिकॉर्ड होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी भी अकाउंटिंग में ये नहीं बोल सकते कि हमने क्या किया, 2 चेयर परचेज की, नहीं, 2 चेयर हमें या एक टेबल हमें नहीं लिखना है। हमें यहाँ पे क्या करना है कि 2 चेयर परचेज तो की, बट उसकी वर्थ क्या है, कितने की। तो सपोज दैट हमने 1000 रुपीज़ की चेयर परचेज की और टेबल हमने परचेज की 500 की, तो हम क्या रिकॉर्ड करेंगे कि वी बॉट चेयर ऑफ ₹1000 एंड बॉट टेबल ऑफ ₹500। कभी भी ऐसे रिकॉर्ड नहीं करना कि हमने 2 चेयर एंड 1 टेबल परचेज की। ओके, सो एवरी ट्रांजेक्शन्स को हम मनी फॉर्म में ही रिकॉर्ड करेंगे। अगर कोई ट्रांजैक्शन मनी फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं हो पाता है तो फिर हम उनको रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कहलाते हैं। सो हैंस प्रूफ कि अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही हम रिकॉर्ड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है विच आर इन पार्ट ऑफ एटलीस्ट फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। रिजल्ट को हम लास्ट में कैलकुलेट करते हैं, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, सो ये डेफिनेशन दी हुई है आपको अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। अब अगर आपको इस डेफिनेशन को, भाई क्योंकि डेफिनेशन बहुत सारी है, अभी आगे हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आप इंटरप्रिटेशन से या फाइनेंशियल कैरेक्टर का यूज़ करते हुए इसका राइटर आप तैयार कर सकते हो। हिंदी में भी सेम है। ओके, सो लेट्स मूव
टू द नेक्स्ट डेफिनेशन जो कि दी हुई है प्रोफेसर R.N. एंथनी ने। इन्होंने कहा है नियरली एवरी बिजनेस इंटरप्राइजेस हैज़ अकाउंटिंग सिस्टम। हर एक बिजनेस इंटरप्राइजेस का ऑब्वियसली अकाउंटिंग सिस्टम होता है जिसमें अपने वो सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। इट इज़ अ मीन्स ऑफ कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। यहाँ पे हमने क्या वर्ड यूज़ किया है, बस इन्होंने क्या किया है, रिकॉर्डिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग को हटा के कलेक्टिंग वर्ड यूज़ कर दिया है। फिर हम उनको समराइज करते हैं, फिर एनालिसिस करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। रिपोर्ट तैयार करने का मतलब वही है इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट जो अभी लास्ट डेफिनेशन में हमने पढ़ा। मीनिंग सबके वही है, बस डेफिनेशंस में कुछ वर्ड्स आपको डिफरेंट मिल जाएंगे हर एक के डेफिनेशन में, जो कि उन सारे डेफिनेशंस को आपस में अलग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ओके तो मीनिंग वही है बट डेफिनेशन में वर्ड्स चेंज हो रखे हैं। तो वहाँ पे हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट कह रहे थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं। रिपोर्टिंग में भी बात वही है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक जगह पे रिकॉर्ड करके लोगों को कम्युनिकेट करते हैं। ओके किसमें, मॉनेटरी टर्म्स में। ओके तो ये डेफिनेशन दी है R.N. एंथनी। एक और डेफिनेशन है जो कि R.N. एंथनी ने ही दी है एंड दैट इज एसेट्स आर वैल्यूड रिसोर्सेज ओन्ड बाय अ बिजनेस विच आर ओन्ड और मेजरेबल मनी कॉस्ट। यहाँ पे एक नया वर्ड यूज हुआ है कि एसेट्स 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 अभी मैंने बताया जो भी हमारे पास संपत्तियां हैं दैट इज प्रॉपर्टी। ठीक, तो उन सब को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास है। और हाँ, वो सारी चीज़ें मनी कॉस्ट में ही मेजरेबल होनी चाहिए, ये हम हर डेफिनेशन में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे R.N. एंथनी की ये दो डेफिनेशंस आप कैसे लर्न करेंगे, पहले तो आप याद कर ले रहे हैं मॉनेटरी टर्म्स। ये एक ऐसा वर्ड है जो और किसी डेफिनेशन में यूज़ नहीं हुआ है, तो इसलिए हमने इस वर्ड को अलग कैटेगराइज कर दिया है कि ये दिया है R.N. एंथनी ने। दूसरी वाली डेफिनेशन में ये जो वर्ड हुआ है दैट इज मेजरेबल मनी कॉस्ट, इसको हमने कैटेगराइज कर दिया है क्योंकि ये बाकी के अकाउंट्स की डेफिनेशन में यूज़ नहीं हुआ है। तो आप इन दो वर्ड्स से मॉनेटरी टर्म्स एंड द नेक्स्ट वन इज मेजरेबल मनी कॉस्ट, इन दोनों ही वर्ड से आप याद कर सकते हो कि ये R.N. एंथनी ने दिया है। लेट्स प्रोसीड, ये इसका हिंदी पार्ट है, आप इसको देख सकते हैं। जो आपने इंग्लिश में वर्ड तैयार किया है वो सेम आप हिंदी में भी तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कि हमारे स्मिथ एंड एशबर्न ने दी हुई है, द डेफिनेशन इज अकाउंटिंग इज अ साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग। देखिए सेम वर्ड सब पे यूज हो रहे हैं, यहाँ पे भी रिकॉर्डिंग है, क्लासीफाई बिजनेस ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स प्राइमरली ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। ये भी हमने सब में देखा कि जो भी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो फाइनेंशियल कैरेक्टर के ही होना चाहिए। एंड द आर्ट ऑफ मेकिंग सिग्निफिकेंट समराइजेस, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। सेम आ गया, पहला प्रोसीजर रिकॉर्डिंग, दूसरा क्लासीफाई, तीसरा आ गया आपका आ गया समराइजेस, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ओके ऑफ दोज ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स एंड कम्युनिकेटिंग। ये जो लास्ट प्रोसीजर बताया था दैट इज कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट ऑफ पर्सन हु मस्ट टेक डिसीजंस और फॉर्म जजमेंट। ठीक है, कम्युनिकेशन हम इंटरेस्टेड पार्टीज को करते हैं। इंटरेस्टेड पार्टीज में वो लोग आते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस से रिलेट करते हैं, जिनका स्टेटमेंट भी हमारे बिजनेस से इन्फ्लुएंस होता है या उनकी वजह से हमारे बिजनेस के स्टेटमेंट इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, बोथ एंड जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी मैनेजमेंट टीम, जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं बिजनेस के या मैनेजर्स वगैरह, इन सब का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि ये आगे की प्लानिंग भी उसी के अकॉर्डिंग करती है। भाई जितना हमारे पास प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, हमारी बैलेंस शीट जिस हिसाब से प्रिपेयर होगी उसी के अकॉर्डिंग आगे की प्लानिंग की जाएगी और आगे का डिसीजन मेकिंग होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एज इट इज़ कम्युनिकेट करें हमारे सारे इंटरेस्टेड पार्टीज़ के साथ। तो यहाँ पे जजमेंट एक ऐसा वर्ड है जो कि बाकी डेफिनेशन से इसको अलग बनाता है। तो आप जजमेंट वर्ड से याद कर सकते हैं कि इसको स्मिथ एंड एशबर्न ने दिया है। एक और डेफिनेशन है जो इन्हीं की है, दैट इज अकाउंटिंग इज अ मीन्स ऑफ मेजरिंग एंड रिपोर्टिंग द रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। छोटी सी है जिसमें डिफरेंट वर्ड की अगर मैं बात करूँ तो दैट इज मेजरिंग एंड रिपोर्टिंग की बात इन्होंने की हुई है। तो आप शॉर्ट ट्रिक में याद कर सकते हो कि मेजरिंग एंड रिपोर्टिंग द जजमेंट ऑफ स्मिथ एंड एशबर्न। इसमें मेजरिंग एंड रिपोर्टिंग द नेक्स्ट डेफिनेशन से और जजमेंट जो हो गया वो दूसरी डेफिनेशन का, इन दोनों को मिला के आप याद कर लोगे कि इन दो वर्ड्स को स्मिथ एंड एशबर्न ने दिया है। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज गिवन बाय कार्टर, दैट इज द अकाउंट इज अ लेजर रिकॉर्ड इन अ समराइज्ड फॉर्म
of all the transactions that have taken place with a particular person or things. मतलब अच्छा, यहाँ पे एक नया वर्ड आया है, दैट इज लेजर. ठीक, अभी मैंने आपको बताया था कि रिकॉर्डिंग करने के बाद हम ट्रांजेक्शन्स को क्लासीफाई करते हैं. ओके, तो जो क्लासीफाई करेंगे हम ट्रांजेक्शन्स को, मीन्स अलग अलग ट्रांजेक्शन्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे. फॉर एग्जांपल, परचेज का हमने एक अकाउंट बना लिया, सेल्स का हमने दूसरा अकाउंट बना लिया, एक्सपेंसेस के लिए हमने तीसरा अकाउंट बना लिया, इनकम के लिए हमने चौथा अकाउंट बना लिया. तो ये सारे जो अकाउंट हम बना रहे हैं इनको हम पोस्टिंग करते हैं, जिसे हम कहते हैं लेजर अकाउंट. ठीक, लेजर क्या होता है? लेजर हर एक अकाउंट का एक डिफरेंट स्टेटमेंट होता है जिसमें हम सारे रिकॉर्ड किए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करते हैं. ठीक, और उनमें रिकॉर्ड करने को हम पोस्टिंग भी कहते हैं. यह भी हम और आगे भी डिटेल से पढ़ेंगे. फिलहाल यहाँ पे कार्टर ने जो डेफिनेशन दी है, तो सारे डेफिनेशन से इनको अलग बनाता है ये वर्ड, दैट इज लेजर रिकॉर्ड. तो आप लेजर रिकॉर्ड से याद कर सकते हो कि इट इज गिवन बाय द कार्टर. नेक्स्ट एंड लास्ट डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी, दैट इज गिवन बाय फिनी एंड मिलर. यहाँ पे क्या कह रहा है? एसेट्स आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट. जैसा कि अभी मैंने बताया कि एसेट्स क्या होती है? हमारी प्रॉपर्टी होती है, संपत्ति होती है, कि ये आज तो आपके बैलेंस शीट में शो हो रही है. ठीक है, बट अगर इनको फ्यूचर में आप सेल करना चाहो, फॉर एग्जांपल आपके पास एक कार है, ठीक, वो आपकी एसेट है. कैसे? कि कल को या कुछ सालों बाद जब आप उस कार को सेल करोगे तो आपको उससे क्या मिलेगा? मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा. ठीक है, मॉनेटरी वर्ड को ही हम यहाँ पे इकोनॉमिक समझ सकते हैं, क्योंकि अकाउंटेंसी के लिए, ठीक है, अकाउंटेंसी के लिए आपका मॉनेटरी और इकोनॉमिक सेम है. ठीक, तो एसेट्स क्या है? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट. कि एसेट्स हम फ्यूचर में हमें क्या करते हैं? ये मॉनेटरी बेनिफिट्स देते हैं. द राइट्स ऑफ विच आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि एसेट्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का है, वो बिजनेस के हैं. इस वजह से उस एसेट्स पे पूरा अधिकार और पूरी ओनरशिप, या कह सकते हैं पूरा कंट्रोल, किसके पास होगा? उस बिजनेस के पास होगा. कि जब वो चाहे उन एसेट्स को यूज़ कर सकते हैं, जब वो चाहे उन एसेट्स को सेल कर सकते हैं. तो उसका राइट, कंट्रोल एंड ओन्ड, तीनों चीज़ किसके पास है? बिजनेस के पास है. तो फिनी और मिलर की दी हुई ये डेफिनेशन बाकी सबसे अलग कैसे बनेगी? इस नए वर्ड से, दैट इज फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट. ओके, सो ये लास्ट डेफिनेशन थी जो हमने की. तो टोटल अकाउंटेंसी में हमें आई थिंक 7 to 8 डेफिनेशंस लर्न करनी है और उनके राइटर्स को लर्न करने हैं. यहाँ पे जो मैंने वर्ड्स बताए हैं, जैसे कि पहली वाले में मैंने बताया था कि आप इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट, या फिर आप इन सारे वर्ड्स से याद कर सकते हो कि इसमें सारे वर्ड्स का यूज़ किया हुआ है जो एक प्रोसेस में यूज़ होते हैं: काउंटिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई, समराइजिंग, फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रिटिंग. तो ये सबसे वाइडली यूज डेफिनेशन है, तो इसको आपको डेफिनेटली तैयार करना है. उसके बाद नेक्स्ट आर एन एंथनी जो दी थी, उनमें मॉनेटरी टर्म्स और मेजरेबल मनी कॉस्ट को हम याद कर सकते हैं. नेक्स्ट जो दी थी स्मिथ एंड एशबर्न ने, इसमें भी 2 डेफिनेशंस हैं. तो पहला जजमेंट और दूसरा मेजरिंग एंड रिपोर्टिंग. और कार्टर में हम याद कर सकते हैं लेजर रिकॉर्ड गिवन बाय द कार्टर और फिनीज मिलर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट. तो इस तरीके से हमारी आज की ये डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी कंप्लीट होती है. अब प्रैक्टिस कर लेते हैं जो भी हमने लर्न किया है. क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे आप ये देख सकते हो. तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन इज एसेट्स आर वैल्यूड रिसोर्सेज ओन्ड बाय अ बिजनेस विच आर ओन्ड एंड मेजरेबल मनी कॉस्ट. ये किसने दिया है आपको ये चेक करना है. ठीक है, तो आप इसको टिक करिए. अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि ये डेफिनेशन किसने दी है. मुझे जहाँ तक याद है कि हमने इस डेफिनेशन में जो वर्ड नया लर्न किया था, दैट इज मेजरेबल मनी कॉस्ट. ओके, तो इस वर्ड से हमने जो भी राइटर को याद किया था वो आप यहाँ पे टिक करोगे और कमेंट्स में मुझे आंसर भी दोगे कि इसका क्या राइट आंसर होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकाउंटिंग इंक्लूड. अभी हमने पढ़ा कि अकाउंटिंग में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, क्योंकि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस. तो उस प्रोसेस में कौन कौन से टर्म्स को हम यूज़ किए हैं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है. तो अकाउंटिंग इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है? रिकॉर्डिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इंटरप्रिटेशन या ऑल ऑफ दिस. अब ये भी आपको बताना है क्योंकि अभी हम पढ़ के आ रहे हैं. इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे. सो थैंक यू फॉर द क्लास. नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग साइकिल, या फिर हम कह सकते हैं अकाउंटिंग प्रोसीजर. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. कीप वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल.